₹6 का एक कैलेंडर खरीदते हैं और वो ₹6 के कैलेंडर में जो हजारों हजारों साल की जो खोज है, जो ऋषि मुनियों ने की, जो शुद्ध साइंस पे थी, वो ₹6 का कैलेंडर आज भी बता देता है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने समय तक लगेगा और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां ये बताया गया कि नहीं नहीं, ये तो बेकार टाइप की लोग हैं, ये तमाम जने कहां से लाते हैं, ये राइट विंगर हैं, ये पोंगापंथी टाइप के लोग हैं, ये दकियानूसी लोग हैं, ये विकास के खिलाफ हैं। नासा ने बताया है, नासा कल पैदा हुआ है भाई। हजारों साल से, जब ये 1947 से पहले भी भारत था, लेकिन हमें बताया गया कि 1947 के भारत बना है। इसके एक राष्ट्रपिता हैं, इसके एक पहले प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले भारत नहीं था। उससे पहले न संगम थी, न गंगा थी, न हिमालय था, न कुंभ था, न सूर्य ग्रहण था, न चांद ग्रहण था। हमें नहीं पता था। यही मैं बताना चाहता हूं, ये जो सालों की खोज है हमारी, जिस भारत ने दुनिया को ज्ञान बांटा हो, विज्ञान बांटा हो, आज वो भारत उन लोगों को जिन्होंने हमारे ज्ञान का 1% लेकर के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, आज हम उनकी तरफ देखते हैं और वो हमें बताते हैं कि ऑर्गेनिक फूड बहुत अच्छा है, यही आपके लिए है और यही खाना चाहिए। अब वो ऑर्गेनिक फूड बना के हमें भेज रहे हैं और हम उसे ऑर्गेनिक फूड समझ के खा रहे हो, जो भारत की धरती में भारत के लोगों के लिए उसके अलावा कोई फूड ही नहीं था। तो हमने अपना खाना छोड़ा, हमने अपनी संस्कृति छोड़ी, अपनी पहचान छोड़ी और धीरे 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 हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए कि हमको यह समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना किधर है। आज का युवा भ्रमित है और उसके भ्रमित होने में उस युवा की कोई कसूर नहीं है। यह हमारा कसूर है, यह हमारे बुजुर्गों का कसूर है, क्योंकि हम शुरू से सत्ता के नजदीक कैसे पहुंचे और सत्ता ही हमारा सब कुछ करेगी और वही अल्टीमेट है, इस भावना को इतना ज्यादा हमने बैठा दिया कि हमने कभी नहीं सोचा सत्ता अपना काम करेगी, अपना जाएगी आएगी, कानून चलाएगी, देश चलाएगी, ये कानून हो गया, ये किसी ने क्राइम कर दिया, बस इतना ही भरता उसका काम। लेकिन सत्ता जब आपके बेडरूम में घुस जाती है, सत्ता जब आपके घर के अंदर घुसने लगती है, तो फिर संकट यह होता है कि वो शादी की उम्र भी तय करती है। बेडरूम में क्या है इसके बारे में भी नियम बनाती है। तलाक कैसे होना है फिर इसका भी नियम बनाती है। क्यों हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में शादी जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कागज पे लिखने से मजबूत नहीं होता था, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो 5 तत्व हैं, जिसे हम कहते हैं कि जिसके से हमारा शरीर बना है, वो आकाश हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, उसी अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर के बिना किसी कागज की जरूरत के समाज के तमाम उन लोगों के सामने शादी की वो रस्म अदायगी होती है। तो अग्नि का इस्तेमाल हुआ जो सबसे पवित्र है, और सुबह 4 बजे तारों की छांव में जब विदाई हुई तो उस आकाश का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब आपने ये संस्कार छोड़े, जब आपने इन तमाम यज्ञों को छोड़ा,
तो जो फेरे लिए जा रहे थे वो फेरे अब लेने से पहले फंसाया जा रहा है और उस फंसाने के साथ उन्हें घुमाया जा रहा है। और जब फेरे समाप्त हो गए और उन्हें घुमाया और फंसाया जाने लगा तो फिर गला घोंटने और फंदा लगाने की घटनाएं बढ़ने लगी। हम समाधान जहां ढूंढ रहे हैं वहां मिलेगा नहीं हमें। हम अपनी समस्याओं का समाधान वहां ढूंढ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में समस्याएं दी हैं। यही कारण है कि आज हम हर चीज के लिए राज्य की तरफ देखते हैं। राज्य अपनी सुविधा, अपनी राजनीति, अपना वोट बैंक, अपने स्वार्थ यानी सत्ता के स्वार्थ के लिए कब कौन सा मुद्दा उठाना है, कब कौन सा मुद्दा नहीं उठाना है, कब कोई गलत काम करना है, कभी कोई सही काम करना है, कभी किसी गलत काम को सही कर, ये तमाम जितने भी परपंच हैं ये राज सत्ता करती है। लेकिन आप कहेंगे कि आज ये बोध क्यों हो रहा है? ये बोध इसलिए हो रहा है कि आपने एक लंबे समय तक अपने आप को, अपनी सोच को, अपने आदर्शों को, अपनी आस्थाओं को दूसरे के हाथ में दे दिया कि आप तय करें कब पूजा होगी, कब नहीं होगी। आपने तय करने के लिए छोड़ दिया कि वो ये बताएं कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होगी। आपने छोड़ दिया, इसलिए राज्य की जो एक इकाई है न्यायपालिका वो ये तय करती है कि महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। इसलिए वो राज आपकी आस्थाओं पे चोट करता है। और सबरीमला जो 1000 साल की परंपरा के बाद जो उसमें किया जा रहा था, वो एक जज जो किसी विश्वविद्यालय में डिग्री लेके आया है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे वो हो सकता है टॉपर हो, वो टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सर्वज्ञानी हो गया। वो जो लॉ पढ़ के आया है, कौन सा आर्टिकल कहां है, किसके तहत क्या होता है, वो आदमी यकायक भारत की परंपराओं के ऊपर, आदर्शों के ऊपर, आस्थाओं के ऊपर भी एक्सपर्ट हो गया। और उसके मन मस्तिष्क में जेंडर जस्टिस क्या है, तो उसने कहा जेंडर जस्टिस, क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर में हम भी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी विजन वो नहीं है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों की थी, ऋषि मुनियों की थी, जिन्होंने एक पूरी व्यवस्था दी। उसका तत्कालिक लाभ उसे क्या मिलना है? मैं जज के पद से उतरूंगा तो कहां का गवर्नर बनूंगा, मुझे कौन सी राज्य सरकार का फायदा करना है, कौन सी का नहीं करना है। इसीलिए उस राज्य ने 1000 साल पुरानी लंबी सफर के बाद एक परंपरा बनी। उस परंपरा को ध्वस्त करने में राज्य को 2 मिनट नहीं लगे। और राज्य भी चलाने वाले कोई बहुत ज्ञानी हो, बड़ा उनका पुरुषार्थ हो, सन्यासी हो, राज्य चलाने का उनको गहरा एक्सपीरियंस हो, वो समझते हो कि भारत राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, ये सब उनको पता नहीं है, लेकिन वो सत्ता पे आ गए हैं, व्यवस्था में बैठ गए हैं। इसलिए उनके ज्ञान से उपजा हुआ जो कूड़ा कबाड़ा है उसे राष्ट्र बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और तब जाकर के किसी विषय विशेष के आप एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ताज्जुब क्या है कि हमारे यहां व्यवस्था
सत्ता पे हावी होती है। और वो इसलिए हावी होती है कि सत्ता में आने वाले लोगों का न कोई बेसिक ज्ञान है, न कोई क्वालिफिकेशन है। शहर को कैसे चलाना है इसकी क्वालिफिकेशन तो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। उस इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी को पता होना चाहिए कि पुलिस कैसे काम करेगी, किस तरह का, ये उसको ज्ञान है क्योंकि उसको एक्सपर्टीज दी गई है, लिहाजा वो ये जानता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कब क्या करना चाहिए, पुलिस को कब गोली चलानी चाहिए, पुलिस को नहीं चलानी चाहिए, एक टटपूंजिया सा नेता तय करता है, न जिसका कोई बैकग्राउंड है, न उसकी कोई एक्सपर्टीज है, न वो ये जानता है। उसको सिर्फ इस बात में स्वार्थ है कि कैसे गोली चलाओ, और गोली चलाने से 2 कुठारी बंधु मार दिए जाएंगे तो उसके इंपैक्ट में कुछ लोग खुश होंगे और खुश होकर मेरी सत्ता मजबूत होगी। तो वो सत्ता में बैठने के लिए आया है, न राज्य को मजबूत करना चाहता है, न राष्ट्र के तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें मजबूत करना चाहता है, और राष्ट्र उसकी कल्पना से बाहर है क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आए ही नहीं है। इसलिए चंबल के लोग भी संसद में पहुंच जाते हैं, डॉन माफिया भी पहुंच जाते हैं। हमने 70 साल में व्यवस्था ऐसी बना दी है। लेकिन जब किसी चीज की बहुत अति हो जाती है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। ये वही देश है, वही लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को, उसको 5 सीटें, इसको 20 सीटें, इसको 40 सीटें, 2 सीटें, तमाम हर पार्टी बार्गेनिंग कर रही है। जिसके 10 MP हैं उसको लगता है कि मेरे बगैर सरकार नहीं मिलेगी, तो उसने कहा कि मुझे रेलवे मंत्रालय दो, क्योंकि रेलवे मंत्रालय का बजट अलग होता है, उसमें करोड़ों के घोटाले किए जा सकते हैं। तो राज्य की मजबूरियां ये हैं कि उसने राष्ट्र को चलाने वाली जो रेल है, जो राष्ट्र को जोड़ती है, उसने ऐसे हाथों में दे दिया जिसका इंटरेस्ट रेल चलाने में नहीं है, रेल के माध्यम से मिलने वाले करोड़ों के बजट को खाने, उड़ाने और अपने लोगों के बीच बांटने में है। ऐसे ही 70 सालों में हुआ। एक लंबे समय तक हजारों करोड़ों राष्ट्रभक्तों ने जो इस राष्ट्र के लिए जान देते रहे, चाहे वो उसकी कल्पना 1925 में किसी ने की हो, और वहां से चल के लोग अपना काम करते रहे, और एक ऐसा समय आया कि जब आपके चारों तरफ घोर अंधेरा था, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि आपने ना अपने आप को यादव समझा, ना ब्राह्मण समझा, ना ठाकुर समझा, ना वैश्य समझा, ना दलित समझा, ना अपर कास्ट, ना लोअर कास्ट, ना OBC। ये तमाम जिन फंदों में आपको फंसाया गया था पिछले 1000 साल से, और 47 के बाद हमारे देश में बड़े बड़े श्रूड मक्कार मुनाफिक, जिन्होंने ये सोच के इस देश का इतिहास लिखा, इस देश का साहित्य लिखा कि कैसे यहां की आने वाली नस्लें, कभी जो ये राष्ट्र दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर था, इस राष्ट्र का जो तंत्र था वो इतना मजबूत था कि इसे दुनिया में कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और विश्व की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का 33% का GDP था। हमारा जो उसमें